हेलो फ्रेंड्स, बीएससी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी का थर्ड सेमेस्टर है सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। और जैसा कि आप लोग जानते हैं इस सेमेस्टर से हम काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। सेल बायोलॉजी को लगभग हम खत्म कर चुके हैं। सेल की स्ट्रक्चर, फंक्शन, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंशिएशन, ये जो लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम पेपर में पूछा जाता है सेल से रिलेटेड, वो सारा हम टॉपिक कवर कर चुके हैं, एक अलग से सेपरेट वीडियो बना चुके हैं। इसके अलावा कई सारे टॉपिक्स हैं जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में, जैसे सेल ऑर्गन से रिलेटेड क्वेश्चंस, माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर हर साल एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, न्यूक्लियस के ऊपर पूछा जाता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, या इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये चार ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन हैं, चार ऐसे सेल ऑर्गन्स है जिस पर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन जनरली आपसे लाइसोसोम या राइबोसोम पर पूछा जा सकता है, तो वो सारा टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। इसके अलावा हमने कवर किया इसके अंदर डीएनए की स्ट्रक्चर, डीएनए का स्ट्रक्चर, सेमी कंजर्वेटिव मेथड्स या कुछ एक्सपेरिमेंट थे जिनसे शो होता है कि डीएनए के अंदर जो रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड से होता है। तो मेसेल्सन एंड स्टॉल्स का जो एक्सपेरिमेंट था वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और डीएनए के रेप्लिकेशन के बारे में भी हमने एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाया है। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे हम राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए के बारे में, आरएनए की स्ट्रक्चर के बारे में, आरएनए के फंक्शन के बारे में, और आरएनए के टाइप्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें मैसेंजर आरएनए को हम बहुत ही डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, कैसे मैसेंजर आरएनए डीएनए से सिंथेसाइज होता है या ट्रांसक्राइब होता है। तो मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए या ट्रांसफर आरएनए, इन तीनों को हम डिटेल में स्टडी करेंगे इस वीडियो के अंदर। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों हेडिंग डाल लीजिए स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ आरएनए। इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले आरएनए के जितना भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको कवर करेंगे। उसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा जिसको हमें स्टडी करना है, जिसको हमें गहराई से डीपली स्टडी करना है, वो है टाइप्स ऑफ आरएनए, जिसके अंदर मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए की स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। ट्रांसफर आरएनए में जो क्लोवर लीफ मॉडल है उसको स्टडी करेंगे और इनका फंक्शन भी देखेंगे। तीनों का फंक्शन आपस में कनेक्टिंग है, जैसे कि इन तीनों का काम क्या होता है, ये तीनों मिलकर के प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। तो इन तीनों का एक अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन है, तो उसको भी हम अच्छे से स्टडी करेंगे, उसको रिलेट करके स्टडी करेंगे। बट जैसा कि मैंने आपको कहा, उससे पहले हमारा जो मेन टॉपिक है कि आखिर आरएनए होता क्या है और ये डीएनए और आरएनए में अंतर क्या है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप 9th क्लास से स्टडी करते हुए आ रहे हैं आरएनए डीएनए में अंतर क्या है, और विदाउट डीएनए कंपैरिजन आप आरएनए की स्टडी नहीं कर पाते। रीज़न ये है, दोनों न्यूक्लिक एसिड है और दोनों की स्ट्रक्चर लगभग सेम है, बट डिफरेंशिएशन कहाँ पर आता है वही हमको स्टडी करना होता है। आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं डीएनए और आरएनए में अंतर क्या है, बट आज आपको ये ऑब्जर्व भी होगा, रियलाइज़ भी होगा। वो जो अंतर आप रट रहे थे वो आज आपको समझ में आ जाएगा, हाँ यहाँ पर ये अंतर आ गया, मतलब आज आपको विजिबल भी होगा। तो चलिए स्टडी करते हैं। सबसे पहले टॉपिक है आपका स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ आरएनए, और आरएनए की फुल फॉर्म होगी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए की फुल फॉर्म क्या थी, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए की फॉर्म है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो गाइज ये भी क्या है, डीएनए और आरएनए ये है क्या, बेसिकली ये दोनों के दोनों जो हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। मतलब इन दोनों में सिमिलरिटी की अगर हम बात करते हैं तो दोनों के दोनों न्यूक्लियोटाइड की एक लंबी एक पॉलीमर है, एक श्रृंखला है, एक चेन है। बट एक सिंगल स्टैंडर्ड है तो एक डबल स्टैंडर्ड में पाया जाता है। जनरली मैं बात कर रहा हूँ, एक्सेप्शनल केसेस भी हैं जो कि मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। कभी कभी आरएनए भी डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। और वैसे तो जनरली आप देखेंगे आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में पाया जाता है, बट एक्सेप्शनली कुछ वायरस भी हैं जैसे कि रियो वायरसेस एंड ट्यूमर वायरसेस होते हैं, इनके अंदर आप देखेंगे डीएनए जो होता है और जो आरएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में पाया जाता है। डीएनए की बात करें तो वो तो डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में पाया ही जाता है और जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है। बट गाइज कभी कभी आप देखेंगे आरएनए कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर जिसमें डीएनए एब्सेंट होता है तो उसकी जगह जो आरएनए है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्लांट वायरस, आपको याद होगा मैंने एक प्लांट वायरस को स्टडी भी करा है, बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर ही आता है। उसका नाम है टोबैको मोज़ेक वायरस। स्ट्रक्चर ऑफ टीएमवी के अंदर मैंने क्या आपको बताया था कि इसके अंदर आरएनए जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करता है, बिकॉज एब्सेंट ऑफ डीएनए, डीएनए एब्सेंट है। तो ये एक्सेप्शनली आप कह सकते हैं कि जो आरएनए है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह भी वर्क करता है, लेकिन जनरली हम कहेंगे डीएनए होता है जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि आरएनए दो टाइप का होता है, एक जेनेटिक होता है, एक नॉन जेनेटिक होता है। जेनेटिक में एग्जांपल है कि कुछ प्लांट वायरस जो कि जिसके अंदर जो है जेनेटिक मटेरियल के रूप में वर्क करता है तो उसको हम बोलेंगे जेनेटिक आरएनए। बट नॉन जेनेटिक में जैसे मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, जिनका काम होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारी बॉडी की पूरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, एक तरीके से ये जो है मैपिंग की तरह वर्क करता है। तो इसी को हम थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके अलावा
आप आरएनए के और भी कई सारे टाइप्स हैं, लेकिन ये मेन 3 टाइप्स हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए, ये मेन होता है। इसके अलावा आप देखेंगे माइक्रो आरएनए भी होता है, एसएनओ, ठीक है, इस एसएनओ आरएनए भी होता है, जी आरएनए जिसको हम गाइड आरएनए भी बोलते हैं, तो ये भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। और इसके अलावा ये जो एसएनओ है इसको हम स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए भी बोलते हैं। तो ये जो तीनों के तीनों आरएनए हैं ये बेसिकली पाए जाते हैं, बट हमारा जो मेन रहेगा वो है मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके बारे में स्टडी करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिकली इसको स्टडी कर लेते हैं, फिर मैं आपको अंतर बताता हूँ इन दोनों की न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर रहता है, ठीक है, क्योंकि दोनों न्यूक्लियोटाइड की बने होते हैं, ठीक है, दोनों के दोनों पॉलीमर होते हैं न्यूक्लियोटाइड के। अब कोई जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड है तो कोई राइबोन्यूक्लियोटाइड है, तो दोनों के न्यूक्लियोटाइड में क्या डिफरेंशिएशन है, कहाँ पर क्या पाया जाता है, यही हमें देखना है। इट इज़ ऑल्सो, यहाँ पर हम आरएनए की बात कर रहे हैं कि इट इज़ ऑल्सो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बट द पेंटोज राइबोज हैज़ फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप। दोस्तों सबसे पहले एक और भी थोड़ा बेसिक लेवल पर हम जाते हैं डीएनए और आरएनए के। जब आप डीएनए की न्यूक्लियोटाइड की एक न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला को या फिर एक न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर को देखो तो उसके अंदर 3 कंपोनेंट नजर आएंगे। एक फॉस्फेट ग्रुप नजर आएगा, एक उसके अंदर आपको शुगर नजर आएगा और एक उसके अंदर बेस नजर आएगा। फॉस्फेट दोनों में सेम रहेगा, आरएनए और डीएनए में वो जो फॉस्फेट ग्रुप है वो बिल्कुल सेम रहेगा। ये जो शुगर है दोस्तों, इसमें क्या डिफरेंशिएशन है मैं आरएनए और डीएनए में, ये मैं आपको बता देता हूं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है शुगर, इसमें ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन है और ये 5वां कार्बन है, मतलब पेंटोज शुगर है। 5 कार्बन मतलब पेंटोज शुगर। ये जो दूसरे नंबर पर कार्बन है ये डीएनए की है, ये जो ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है ये डीएनए का न्यूक्लियोटाइड है। और इसमें जो सेकंड कार्बन है यहां पर आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं नजर आ रहा है, सिर्फ हाइड्रोजन नजर आ रहा है, करेक्ट। बट आरएनए के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप नजर आएगा, ठीक है, यही मेन डिफरेंशिएशन है। और इसमें ज़्यादा इसके इन दोनों के शुगर में आपको ज़्यादा डिफरेंशिएशन नहीं नजर आएगा। ये भी पेंटोज शुगर है, ये भी पेंटोज शुगर है, ये भी अपने फर्स्ट कार्बन से बेस किसी बेस से जुड़ जाता है और 5th कार्बन से ये किसी फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ जाता है, ठीक है, और ये भी सेम इसी तरीके से जुड़ता है। तो मेन डिफरेंशिएशन दोनों के शुगर में क्या है, इन दोनों के शुगर में आप ध्यान से देखेंगे ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपको नजर आ रहा है ये आरएनए में प्रेजेंट होता है और ये डीएनए में एब्सेंट होता है, करेक्ट। तो इसका नाम डीऑक्सीराइबोज शुगर क्यों पड़ा? डी का मतलब क्या होता है, निकलना, और ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन। तो यहां पर ये जो ऑक्सीजन थी वो यहां पर निकल गई, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है ऑक्सीजन है नहीं, सेकंड कार्बन पर हाइड्रोजन बचा हुआ है, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया डीऑक्सीराइबोज शुगर और इसका नाम है राइबोज शुगर। अब यहाँ पर आप फर्स्ट कार्बन पर ये जो आप एडेनिन देख रहे हैं ये डीएनए की स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था डीएनए की स्ट्रक्चर में कि 4 टाइप के यहाँ पर जो बेसिस हैं, प्यूरिन और पिरिमिडीन बेसिस, वो आपस में जुड़ सकती हैं। कौन कौन सी? यहाँ पर एडेनिन की जगह थाइमिन भी हो सकता था, ग्वानिन भी हो सकता था, साइटोसिन भी हो सकता था। तो ये 4 बेसिस यहाँ पर डीएनए के अंदर आपको दिखाई देंगे, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। अब वहीं पर हम बात करते हैं जस्ट आरएनए की न्यूक्लियोटाइड के अंदर, तो जो बेसिस होता है वहां पर एडेनिन भी हो सकता है, ग्वानिन भी हो सकता है, साइटोसिन भी हो सकता है, बट दोस्तों थाइमिन की जगह यूरेसिल प्रेजेंट होता है। हमेशा ध्यान रखना, ये जो यूरेसिल आपको दिखाई दे रही है स्ट्रक्चर, ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना कि ये जो मेन डिफरेंशिएशन है इनके बेसिस में। अब एक और बात मैं आपको बता देता हूँ यहीं की यहीं, बिकॉज आप बीएससी के स्टूडेंट हैं, तो अगर 12th के स्टूडेंट होते तो कन्फ्यूज़न हो जाती, बट आप बीएससी के स्टूडेंट हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि दोस्तों जब ट्रांसफ़र आरएनए की स्टडी करेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि थाइमिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। मतलब यहाँ तो हमने कह दिया कि आरएनए के अंदर थाइमिन एब्सेंट होता है, उसके जगह यूरेसिल प्रेजेंट होता है, बट थाइमिन आप ध्यान से देखेंगे ट्रांसफ़र आरएनए की स्ट्रक्चर के अंदर, क्लोवर लीफ मॉडल की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसके अंदर थाइमिन प्रेजेंट होता है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, इसको ये कहना गलत होगा कि आरएनए के अंदर थाइमिन कंप्लीटली एब्सेंट होता है। हाँ, ये कह सकते हैं कि रेयरली प्रेजेंट होता है, मतलब प्रेजेंट तो होता है बट रेयरली प्रेजेंट होता है। ये बिल्कुल भी कहना उचित नहीं है, क्योंकि हमने देख लिया है कि भाई ट्रांसफर आरएनए के अंदर थाइमिन पाया जाता है, करेक्ट। तो इस तरीके से आप इस तरह से याद भी कर सकते हैं, जैसे ये आरएनए है, उसमें एडेनिन, वहाँ पर जो एडेनिन है वो यूरेसिल के साथ बॉन्ड बनाता है, वहाँ पर थाइमिन एब्सेंट होगा, ठीक है। और साइटोसिन जो है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ ग्वानिन के साथ जुड़ेगा। ये जो बीच में आपको बॉन्डिंग दिखाई दे रही है ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ना कि कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड बिल्कुल भी मत समझना, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड में इक्वल शेयरिंग होती है, बट हाइड्रोजन बॉन्ड में एक हाइड्रोजन बॉन्ड ओनली, ये तो बॉन्ड तो है ही नहीं, ये एक वीक फोर्स है, एक वीक अट्रैक्शन है,
करेक्ट, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं डीएनए की स्ट्रक्चर में बता चुका था। तीसरा पॉइंट, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। जनरली डीएनए जो होगा आपको दिखाई देगा, जनरली डीएनए डबल स्टैंडर्ड, और आरएनए आपको जनरली दिखाई देगा नॉर्मल केस में सिंगल स्टैंडर्ड। मतलब और कभी कभी कुछ ऐसा केसेस आ जाते हैं कि जो आरएनए है वो डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में भी पाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल रियो वायरस और ट्यूमर वायरस, इनके अंदर आप ध्यान से देखेंगे तो डीएनए जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड, सॉरी जो आरएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड पाया जाता है। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड सिंगल स्टैंडर्ड तो का मतलब तो आप ऑलरेडी समझ गए होंगे, 2 हेलिकल स्ट्रक्चर उसमें पाई जाती है। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है दोस्तों, ये जो आरएनए होता है ये अपनी अपनी जगह से कहीं कहीं मुड़ जाता है। ठीक है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, और कॉम्प्लीमेंट्री जो उसमें बेसिस हैं वो आपस में एक दूसरे से फेस कर जाती हैं। ठीक है, फेस टू ईच अदर, वो आपस में एक दूसरे से फेस करने की वजह से उसमें जो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए अट्रैक्शन हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पर लूप्स बन जाते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करो ये हमारे पास कोई आरएनए है, ठीक है, और जस्ट इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस इसके सामने आ गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल एडेनिन है वो यूरेसिल के सामने आ गया, तो वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की चांसेस है, तो वो क्या करेगा, वहां से मुड़ जाएगा और एक लूप के लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी, जो कि हम इनके अंदर, इन तीनों के अंदर वो भी हम स्टडी कर लेंगे। तो डीएनए और आरएनए में बेसिक डिफरेंशिएशन क्या हुआ, शुगर की जगह डीऑक्सीराइबोस शुगर डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है, आरएनए में राइबोस शुगर प्रेजेंट होता है। बेसिस इसमें एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन प्रेजेंट होता है डीएनए के अंदर, और आरएनए के अंदर इसमें एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन एंड साइटोसिन। उसके बाद आप देखेंगे स्ट्रैंड की अगर हम बात करते हैं तो डीएनए के अंदर डबल स्टैंडर्ड होते हैं और आरएनए के अंदर जनरली सिंगल स्टैंडर्ड, हालांकि एक्सेप्शनल केस ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। इसके जो बेसिस होते हैं डीएनए के नॉट मॉडिफाइड, आरएनए के जो बेसिस होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं। इसके अंदर अब जो डीएनए होता है वो कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी पाया जाता है, और इन सब की स्ट्रक्चर सेल ऑर्गन्स में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ और वहाँ पर आपने देखा भी होगा। आरएनए की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम के अंदर भी पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए, साइटोसोल यानी साइटोप्लाज्म के अंदर भी आरएनए पाया जाता है। तो आरएनए जो है इन सभी चीज़ों में पाया जाता है। ठीक है, ये प्रेजेंटेशन के बेस पर भी आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। सो आरएनए मेनली फाउंड इन साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस के अंदर भी पाया जाता है। इन सम प्लांट वायरस ये जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करता है, तो इसीलिए इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया, जेनेटिक एंड नॉन जेनेटिक। ठीक है, और भी इसके अलावा आरएनए क्या है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, जिसके अंदर शुगर, राइबोस शुगर होती है, इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। और नाइट्रोजन बेस इसमें प्यूरिन जो होता है वो एडेनिन और ग्वानिन, और पायरिमिडीन जो होता है वो साइटोसिन एंड यूरेसिल। तो यहाँ पर जो डीएनए में आप देखेंगे पायरिमिडीन थाइमिन था, जबकि यहाँ पर यूरेसिल है, तो थाइमिन इंस्टेड ऑफ यूरेसिल। ये हो गया करेक्ट। तो ये सारी की सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई। आप मेन जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ एक है, जो कि फटाफट मैं आपको बता देता हूँ। इनके न्यूक्लियोटाइड के अंदर फॉस्फेट ग्रुप सेम रहेगा। शुगर जो होता है, शुगर यहाँ पर होगा डीऑक्सीराइबोस शुगर डीएनए के केस में, आरएनए के केस में राइबोस शुगर, ऑक्सीजन का डिफरेंशिएशन आ जाता है। और यहाँ पर जो बेसिस है इसमें जो है थाइमिन की जगह यूरेसिल पाया जाएगा आरएनए के अंदर, बात खत्म। करेक्ट। अब हम स्टडी करते हैं सबसे पहले मैसेंजर आरएनए के बारे में, आप इसको फटाफट नोट करें। प्यारे दोस्तों, हेडिंग डालेंगे मैसेंजर आरएनए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो नीट एग्जाम हो, चाहे वो नेट एग्जाम हो, चाहे आप बीएससी कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको बहुत अच्छे से हम समझने वाले हैं, डीपली स्टडी करने वाले हैं और आपके बहुत सारे डाउट्स इस वीडियो को देखकर क्लिक हो जाएंगे, मतलब क्लियर हो जाएंगे। मैंने आपको क्या कहा कि आरएनए जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है, मेनली 3 टाइप्स का, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। और तीनों का फंक्शन क्या है? इन तीनों का फंक्शन है प्रोटीन का संश्लेषण करना। अब जैसे मैसेंजर आरएनए है वो क्या करता है, वो किसी भी स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स के लिए कोडेड रहता है। वहीं पर हम वहाँ पर ट्रांसफर आरएनए की बात करें तो उस कोड को पढ़ करके साइटोप्लाज्म में से उसी अमीनो एसिड्स को लेकर आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस पर कोई अमीनो एसिड्स का एक कोड लगा हुआ है, अब ट्रांसफर आरएनए आएगा, इसको रीड करेगा इस कोड को और फिर साइटोप्लाज्म में से उसी तरह के जो जिसके लिए, जिस अमीनो एसिड्स के लिए वो कोडेड है, उसी को लेकर आएगा और वहाँ पर जाकर प्रोटीन का संश्लेषण करता जाएगा राइबोसोम की हेल्प से, जो कि मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ। आपको याद हो तो राइबोसोम के स्ट्रक्चर में जब मैंने राइबोसोम के बारे में बताया था, राइबोसोम सेल ऑर्गन के बारे में, तो उसमें मैंने लास्ट में ट्रांसलेशन का पूरा प्रोसीजर बताया हुआ है। मतलब प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है मैसेंजर आरएनए या राइबोसोम से, वो प्रोसेस पूरा ट्रांसलेशन कहलाता है। डीएनए से आरएनए का निर्माण क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स आप नोट करके चलें, तभी आपका बेसिक कंप्लीट होगा। तो अभी यहाँ पर जो देख रहे हैं ये क्या है?
ये है स्ट्रक्चर ऑफ मैसेंजर आरएनए, इसको हमें अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये है हमारे पास पूरा थ्योरी, इसको भी हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है, ये जो पूरा पोर्शन मैंने आपको यहाँ पर डायग्राम के थ्रू समझाया है, इसको अगर आप 2 मिनट के लिए भी अगर फोकस करके इसको समझते हैं तो काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो देखिए नंबर फर्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसा कि आप लोग जानते हैं, बेसिक थिंग्स पर आ जाते हैं। 2 तरह की सेल्स होती हैं जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं सेल के बारे में, कि प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। जनरली हमने क्या किया हुआ है, सेल को 2 भागों में 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 2 कैटेगरी बना ली है, एक प्रोकैरियोटिक सेल और एक यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल है जैसे कि बैक्टीरिया। यूकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल जैसे एनिमल सेल है, प्लांट सेल है, ये सब यूकैरियोटिक, मतलब जो वेल डेवलप्ड सेल है उसको हमने यूकैरियोटिक सेल के अंदर रख दिया गया है। प्यारे दोस्तों, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, उसके अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होता है वो सर्कुलर होता है, ठीक है, एकदम सर्कुलर डीएनए होगा। अब इससे जो मैसेंजर आरएनए, क्योंकि प्रोटीन संश्लेषण तो प्रोकैरियोटिक में भी होता है, यूकैरियोटिक में भी होता है, तो इसका मतलब इसमें भी आरएनए प्रेजेंट है, मैसेंजर आरएनए प्रेजेंट, इसमें भी डीएनए प्रेजेंट है। तो ये जो डीएनए है इससे ट्रांसक्रिप्शन, इसमें होगा ट्रांसक्रिप्शन, और उस ट्रांसक्रिप्शन के बाद बनता है मैसेंजर आरएनए। अब ये जो मैसेंजर आरएनए बना, इसके दोनों तरफ आकर के जैसे जैसे ये साइटोप्लाज्म में फ्री हो जाएगा, क्योंकि आप एक बात जानते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट है, मतलब ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, करेक्ट। तो प्रोकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें तो इसमें जो ये जो डीएनए दिखाई दे रहा है ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट है, और यहीं पर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है और यहीं पर ट्रांसलेशन का भी प्रोसेस होता है। ट्रांसक्रिप्शन मतलब डीएनए से आरएनए बनना, कौन सा आरएनए, मैसेंजर आरएनए बन रहा है। उसके बाद एक और प्रोसेस, अब ये जो मैसेंजर आरएनए बना जो कि साइटोप्लाज्म में फ्री अवस्था में है, अब इसके दोनों तरफ आ जाएंगे क्या, राइबोसोम, राइबोसोम की दोनों सब यूनिट्स, ठीक है, स्मॉल सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट दोनों आपस में आ करके यहीं से ट्रांसलेशन मतलब प्रोटीन का संश्लेषण स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का प्रोसीजर होता है और प्रोटीन का संश्लेषण भी होता है। अब हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात कर लेते हैं। यूकैरियोटिक सेल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पर पूरा फोकस करके आपको समझने की ज़रूरत है। ये देख रहे हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस। इसके अंदर क्या आपको जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है एकदम लीनियर डीएनए प्रेजेंट है। इसमें कैसा था, सर्कुलर डीएनए। कंपैरिजन करना मत भूलना, कब जब भी आप बायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं तो एक चीज़ को आप याद कर रहे हैं, दूसरे को भूलने की कोशिश मत करें, उसको भी याद करेंगे, रिलेट करके स्टडी करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा कि आपने देखा लीनियर डीएनए प्रेजेंट है यूकैरियोटिक के न्यूक्लियस के अंदर। अब ये जो न्यूक्लियस है इसमें चारों तरफ इसके आपको क्या दिखाई दे रहा है, न्यूक्लियर पोर, जिसकी हेल्प से कोई भी चीज़, जिसकी हेल्प से साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म का आदान प्रदान या फिर आप कह सकते हैं जो मटेरियल है उसका एक्सचेंज होता है। तो अब सपोज करो यहाँ पर हुआ ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस। ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस मतलब क्या हुआ, मतलब डीएनए से बना क्या, आरएनए। यूकैरियोटिक सेल के अंदर डीएनए से बना आरएनए। ये जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है ये डीएनए है, और ग्रीन कलर में जो आपको हल्का सा एक धागे की तरह जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है न्यूक्लियस के अंदर, वो मान लिया हमने कि वो आरएनए बन चुका है, मैसेंजर आरएनए। दोस्तों ये जो मैसेंजर आरएनए है ये अभी न्यूक्लियर मतलब कि न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में आते वक्त इसमें काफ़ी सारे मॉडिफिकेशन होते हैं, मतलब ये मॉडिफाई होता है। इस समय ये इमैच्योर है, मतलब कंप्लीटली मैच्योर नहीं है, अनमॉडिफाई है। तो ये जो मॉडिफाई होता है तो उस मॉडिफाई होने के 3 स्टेप्स होते हैं। इसको कहा जाता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, ठीक है। मतलब आप सीधी से अगर मैं इसको सिंपल शब्दों में कहूँ तो ये जो आरएनए बना ये अभी काम का नहीं है, मतलब ये कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है। लेकिन जैसे ही न्यूक्लियर पोर से बाहर आता है तो इसमें काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं, उन्हीं चेंजेस को हम बोलते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, ठीक है। और इसके 3 स्टेप्स हैं, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के 3 स्टेप्स हैं। नंबर फर्स्ट स्प्लाइसिंग, नंबर सेकंड 5S कैपिंग, ठीक है, 5 कैपिंग, एंड नंबर थर्ड 5 कैपिंग का मतलब 5 प्राइम एंड पर कैपिंग होती है किसी न्यूक्लियोटाइड की, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। नंबर थर्ड है पॉली ए टेलिंग, मतलब वहाँ पर उसके एडेनिन की टेलिंग होती है, मतलब एडेनिन जुड़ता है। तो ये 3 स्टेप्स है, यही बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो रॉ मटेरियल पर ये 3 चीज़ें, ये 3 प्रोसेस या 3 स्टेप्स होने वाले हैं, जिससे कि एक नया मैसेंजर आरएनए जो कि प्रोटीन संश्लेषण करने के एबल होता है, ठीक है, जो कि प्रोटीन संश्लेषण कर सकता है। ये जो रॉ मटेरियल है, जो कच्चा, जो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि इमेच्योर मैसेंजर आरएनए बना, ये ट्रांसलेशन नहीं कर पाता। ट्रांसलेशन करेगा जब ये न्यूक्लियर के, जब इसके अंदर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन हो जाते हैं, उसके बाद ही ट्रांसलेशन का प्रोसीजर होता है। तो हमें यही देखना है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसी को हमें समझना होता। अब देखिए, अब मैं स्टार्टिंग से, अब आप समझ लीजिए कि आपका बेसिक हो गया कंप्लीट, और अब आप अच्छे से अपनी कॉपी पेन ले करके बिल्कुल ध्यान से फोकस करके ये पूरा स्टेप्स बाय स्टेप इसको समझो। नंबर फर्स्ट,
ये जो डीएनए है न्यूक्लियस के अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर, यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है डबल स्टैंडर्ड है। अब इसमें हुआ ट्रांसक्रिप्शन, और आप जानते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन वह प्रोसेस है जिसमें डीएनए से आरएनए बनता है। तो ये जो आप सपोज करो, ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है, ये हमारे पास बन चुका है मैसेंजर आरएनए। दोस्तों इसको कहा जाता है HNRNA। एच यहाँ पर ये जो स्मॉल लेटर में रहेगा HNRNA। HNRNA का मतलब क्या है? हीटेरो न्यूक्लियर आरएनए। ठीक है, हीटेरो न्यूक्लियर मैसेंजर आरएनए आप कह सकते हैं। तो अभी यहाँ पर ये HNRNA है, आगे जाकर के मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट होता है, लेकिन इसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, मॉडिफिकेशन होते हैं, वही हमको देखना है। दोस्तों एक बात बताओ, जैसे कि यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं HNRNA या हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए, इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है कोडिंग रीजन, एक होता है नॉन कोडिंग रीजन। मतलब इसको मैंने ग्रीन और ब्लू कलर में आपको शायद दिखाई दे रहा हो, समझ में आ रहा हो। इसमें कुछ पार्ट ब्लू कलर में है और कुछ ग्रीन कलर में है। दोस्तों ये जो ब्लू कलर में है उसको हम बोलते हैं कोडिंग रीजन। ठीक है, इसको हमने मान लिया कि ये एक्सोन है, और मतलब उसका नाम हमने एक्सोन रख दिया, और ये कोडिंग रीजन है। कोडिंग रीजन मतलब जो कि कोडिड है, ऑलरेडी कोडिड है, किसी स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए कोडिड है। कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो कोडिड नहीं होते, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंट्रोन। ठीक है, ऐसे पार्ट जो कि कोडिड होते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सोन, और ऐसे पार्ट जो कि नॉन कोडिंग होते हैं, मतलब कोडिंग नहीं होते, उनको बोलते हैं इंट्रोन्स। तो अब हमें यहाँ पर जब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस, सपोज करो यहाँ पर हमने राइबोसोम की एक लार्जर यूनिट को बिठा दिया और दूसरा स्मॉल यूनिट को बिठा दिया ला करके। अब यहाँ पर हम ट्रांसलेशन जब स्टार्ट करेंगे, मतलब प्रोटीन का संश्लेषण स्टार्ट करेंगे, तो कुछ पार्ट यहाँ पर जो जिस पर कोडिंग पार्ट है वहाँ तो प्रोटीन का संश्लेषण स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन जस्ट आगे की तरफ जैसे जैसे ये मैसेंजर आरएनए आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर तो नॉन कोडिंग रीजन आ गया, तो ट्रांसलेशन कैसे होगा? ट्रांसलेशन पॉसिबल नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, ये जो इंट्रोन्स है दोस्तों, इसको हमें रिमूव करना होगा। ठीक है, इसको कट करना होगा। कट करके जो इंट्रोन्स है, मतलब नॉन कोडिंग रीजन को हमें हटाना होगा, ताकि कोडिंग रीजन रहे, और कोडिंग रीजन से हमको क्या करना पड़े? प्रोटीन का संश्लेषण या ट्रांसलेशन प्रोसेस हो सके। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं दोस्तों स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग किसको कहा जाता है? रिमूवल ऑफ इंट्रोन्स, यानी कि नॉन कोडिंग रीजन को इसके अंदर से हटाना। किसके अंदर से? HNRNA या हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए। ठीक है, अभी ये HNRNA है, बाद में ये मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट होगा, लेकिन प्रोसीजर है। पहला प्रोसीजर आपने देखा स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग में क्या होता है? इंट्रोन्स रिमूव होते हैं, ये जो बीच बीच में नॉन कोडिंग रीजन है ये हट जाते हैं, ताकि हमें प्रोटीन का संश्लेषण करवाना है। आगे देखो, ये जो स्प्लाइसिंग आपको दिखाई दे रहा है, ये एक दो एंजाइम्स की हेल्प लेता है। एक तो होता है एंडोन्यूक्लियेज। एंडोन्यूक्लियेज क्या करता है? इनको कट करता है, इंट्रोन और एक्सोन को सबसे पहले कटिंग करता है, और फिर उसके बाद एक आता है एंजाइम लाइगेज, जो कि एक्सोन वाला जो पार्ट है, जो कि कोडेड वाला पार्ट है, उसको आपस में जोड़ता है। तो जोड़ने के बाद ये हमारे पास ब्लू कलर की पूरी स्ट्रक्चर हमारे सामने आ चुकी है। ठीक है, आपने क्या देखा कि ग्रीन वाला जो पार्ट है वो हमने हटा दिया, जो कि नॉन कोडेड पार्ट था, और ब्लू वाला पार्ट जिससे कि जो कि कोडेड था, जिसे ट्रांसलेशन का प्रोसीजर हो सकता था, उसको हमने यहाँ पर निकाल दिया है। अब इसका ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है। 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड का कन्फ्यूजन आपको, आई थिंक आपको दूर हुआ हो। जैसे कि आप लोग जानते हैं फॉस्फेट ग्रुप का जो OH होता है, OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इधर का फ्री है। ठीक है, बॉन्ड बनाने के लिए इधर वाला फ्री है, इधर वाला एंड, उधर वाला जो है 3 कार्बन फ्री है। वहाँ पर जो तीसरा कार्बन होता है जो कि बॉन्ड बनाता है शुगर का, वो फ्री है। तो प्यारे दोस्तों, दोनों तरफ जो है आपको पता होना चाहिए कि इधर 5 प्राइम मतलब फ्री, OH ग्रुप फ्री है, और इधर 3rd कार्बन फ्री है बॉन्ड बनाने के लिए। बस इसका यही मतलब होता है 5 प्राइम और 3 प्राइम का मतलब, करेक्ट। अब दूसरा प्रोसीजर आता है, यहाँ पर पहला प्रोसीजर क्या था? स्प्लाइसिंग। अब हमें ये जो मैसेंजर आरएनए आपको दिखाई दे रहा है, इसमें भले ही हमने इंट्रोन पार्ट्स को हटा दिया हो, नॉन कोडिंग पार्ट को हटा दिया हो, बट गाइज अब भी हमें इसमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत है। कौन से चेंजेस की? नंबर फर्स्ट, अब हमें यहाँ पर करना होगा 5 प्राइम कैपिंग। मतलब इस 5 प्राइम कैपिंग पर क्या होगा, ये जो यहाँ पर एक कैप लाई है, जो रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इस पर एक न्यूक्लियोटाइड, एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड आ करके जुड़ जाता है, जिसको हम बोलते हैं MG7। ठीक है, या फिर M7G। मतलब क्या है कि ग्वानोसिन जो होता है वो 7th पोजीशन पर, उस पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा रहता है। ठीक है, आप बस इतना समझ सकते हैं। तो ये है पूरा एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड जो है आकर के जुड़ जाता है। इसी प्रोसीजर को हम बोलते हैं 5 प्राइम कैपिंग। ठीक है, कैप की तरह स्ट्रक्चर जुड़ गया। तो उसके बाद आप देखो क्या होता है,
उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर है पॉली ए टेलिंग। पॉली ए टेलिंग मतलब अब यहाँ पर आपने देखा अभी भी ये प्रोटीन का संश्लेषण नहीं करता। इसके जो एक एंड पे तो हमने देखा कैपिंग हो गई है, जिस पर एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड आकर जुड़ गया है जिसका नाम है 7 मिथाइल गुआनोसिन। अब उसके बाद जब नेक्स्ट थर्ड प्रोसीजर होता है पॉली ए टेलिंग। पॉली ए टेलिंग में क्या होगा, इसका जो इधर वाला रीजन है थर्ड प्राइम वाला रीजन, उस पर एडेनिन के कुछ पार्ट्स आकर के, एडेनिन वाले जो पार्ट हैं वो आकर के जुड़ जाते हैं। ठीक है, इसको बोला जाता है पॉली ए टेलिंग। ठीक, तो अब जाकर के जैसे ये जुड़ जाता है, अब ये तैयार हो चुका है ट्रांसलेशन प्रोसीजर के लिए। इसको बोला जाता है मैसेंजर आरएनए। तो आई होप आपने समझ लिया होगा कि एचएनआरएनए या हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए से कैसे मैसेंजर आरएनए का निर्माण होता है, और इसी को बोला जाता है एक पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। प्यारे दोस्तों, अब यही चीज़ न्यूक्लियस के अंदर ये चीज़ें हो जाती हैं। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर ही हो जाती हैं। ठीक है, और फिर ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के थ्रू, क्योंकि आपको पता है न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में मैंने आपको क्या बताया था, पूरा सेल बायोलॉजी में कवर कर चुका हूं ऑलरेडी। वहां पर मैं आपको बता चुका हूं कि इस न्यूक्लियर पोर के अंदर से ये जो हमारा मैसेंजर आरएनए है, ये इसके अंदर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के बाद ये बाहर आता है, और बाहर साइटोप्लाज्म के अंदर जैसे ही आएगा, राइबोसोम की दोनों सब यूनिट इसके दोनों तरफ आकर के जैसे ही जुड़ जाएंगी। ठीक है, वो तो आप जानते हैं, आगे ट्रांसलेशन का प्रोसीजर होगा और प्रोटीन का संश्लेषण हो जाएगा। तो ये ट्रांसलेशन का प्रोसीजर एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि राइबोसोम के जो स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, उसमें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कैसे ट्रांसलेशन का प्रोसीजर होता है। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ मैसेंजर आरएनए का स्ट्रक्चर। दोस्तों, मैसेंजर आरएनए के स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देख लीजिए, जैसा कि मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी मैंने बनाया हो। यहाँ पर आपको दिखाई देगा, सबसे पहले दोनों तरफ ध्यान से देखेंगे, इस साइड में आपको दिखाई देगा जो 5 प्राइम एंड कहलाता है। इस पर जो है ये जो कैप लाइक स्ट्रक्चर रेड कलर में दिखाई देगी, इसको हम बोलते हैं मिथाइलेटेड गुआनोसिन। इस पर जो है एक नया न्यूक्लियोटाइड आकर जुड़ता है जिसको हम बोलते हैं मिथाइलेटेड गुआनोसिन। अब इसके बाद इस पे दोस्तों मैंने आपको क्या कहा, मैसेंजर आरएनए पर कोडोन होते हैं, कोड्स होते हैं किसी स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए, जो कि ट्रांसफर आरएनए उसको पढ़ करके लाता रहता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला जो इस रीजन को, ये जो आपको रीजन दिखाई दे रहा है, इसको तो हम बोलेंगे कैपिंग, जो कि आपको पता है ये जो कैपिंग हुई है मिथाइलेटेड गुआनोसिन की हुई। अब ये जो हल्का सा रीजन जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं 5 प्राइम यूटीआर। यूटीआर क्या है, मतलब अनट्रांसलेटेड रीजन, मतलब यहाँ पर ट्रांसलेशन होता ही नहीं है। मतलब मैसेंजर आरएनए का वो जगह है जहाँ पर ट्रांसलेशन नहीं होता, उसको हम बोलते हैं 5 प्राइम यूटीआर। मतलब क्योंकि 5 प्राइम की तरफ है तो हम 5 प्राइम यूटीआर बोलेंगे। और यही अगर यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी यही है, यहाँ पर 3 प्राइम यूटीआर है, मतलब अनट्रांसलेटेड रीजन, मतलब वो रीजन जहाँ पर ट्रांसलेशन का प्रोसेस या प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता। तो प्रोटीन का संश्लेषण होता कहाँ है, ये आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा। दोस्तों यहाँ से होता है, ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ से एक स्टार्ट कोडोन होते हैं, मतलब कि ये जो पूरा बीच का हिस्सा है, यहाँ से लेकर स्टार्ट कोडोन से टर्मिनेशन कोडोन या स्टॉप कोडोन तक के, इसके बीच तक के प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ये जो आप देख रहे हैं स्टार्ट कोडोन कौन कौन से हो सकते हैं, लिख लीजिए अगर आपको लिखना हो, क्योंकि एमसीक्यूज बेस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। AUG ये एक स्टार्ट कोडन है, ठीक है, जो कि स्टार्ट करता है प्रोटीन संश्लेषण को, या GUG ये दोनों के दोनों स्टार्ट कोडोन है। और फिर प्रोटीन का संश्लेषण होते 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 यहाँ तक हो जाएगा, और फिर आ जाएगा स्टॉप कोडोन, जहाँ से प्रोटीन संश्लेषण एंड हो जाता है, मतलब बंद हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। सो ये हो गया पूरा स्टॉप कोडोन। स्टॉप कोडोन 3 टाइप के होते हैं, जैसे कि UAA, UAG, UGA। ठीक है, जेनेटिक्स में अगर एंट्री करना है तो इससे ये सारे बेसिक पॉइंट्स आपके क्लियर होना चाहिए। UAA, UAG, UGA, दोस्तों आपको पता है यू क्या है, यूरेसिल है, कुछ नहीं है। मतलब जो मैं न्यूक्लियोटाइड बेस बता रहा हूँ, ये जो कोडोन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कोडोन है क्या, कोडोन सिर्फ एक 3 न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस है। ठीक है, मतलब इसमें ज़्यादा कुछ आपको अलग से समझने की जरूरत नहीं है। कोडोन क्या होता है, मतलब ये न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस है, UAA, UAG, ठीक है, UGA, ठीक है, जिसमें यू क्या है, यूरेसिल है, जी क्या है, गुआनोसिन है, ए क्या है, एडेनिन है। तो मतलब एक तरीके से टर्मिनेशन कोडोन है और ये स्टार्टिंग कोडोन है। इसके बारे में हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अभी आप इतना आई होप आपको पूरा समझ में आ गया हो मैसेंजर आरएनए के बारे में। अगर आप यहाँ पर ये नोट करना चाहें थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन, तो भी नोट कर सकते हैं। दोस्तों मैसेंजर आरएनए, टोटल आरएनए जो भी आपके सेल के अंदर पाया जाता है, उसमें लगभग मैसेंजर आरएनए 3 से 5% जो सेल के अंदर पाया जाता है वो मैसेंजर आरएनए होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा मैसेंजर आरएनए है, तो वो है राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, मतलब आरएनए में सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा होती है, वो है राइबोसोमल आरएनए, करेक्ट। और 3 से 5 मतलब 3 to 5% जो है ये मैसेंजर आरएनए पाया जाता है साइटोप्लाज्म या सेल के अंदर।
आगे बढ़ते हैं। मैसेंजर आरएनए के बारे में थोड़ा सा आप थ्योरेटिकल पोर्शन नोट कर सकते हैं। इट इज फॉर्म्ड ऑन स्पेसिफिक पार्ट ऑफ डीएनए। ये जो है डीएनए के एक स्पेसिफिक पार्ट से बनता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन्स, जिसको हम जीन्स भी बोलते हैं। करेक्ट। जीन्स क्या है? एक स्पेसिफिक पार्ट होते हैं डीएनए के, जो कि मैं ऑलरेडी कई बार बता भी चुका हूं अपनी वीडियोस के अंदर। सो एज ए कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी ऑफ वन स्ट्रैंड ऑफ इट, ये जो है इसके जो कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी है। कॉम्प्लीमेंट्री का क्या मतलब हुआ? मैंने क्या कहा, जैसे एडेनिन है, एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड क्या होगा? थाइमिन होगा। आरएनए के अंदर क्या होगा? यूरेसिल होगा। ठीक है, डीएनए के अंदर तो थाइमिन हो गया एडेनिन का, लेकिन आरएनए के अंदर वहीं पर यूरेसिल पाया जाता है। ये बात मैं शुरू से लेकर लास्ट तक के कई सारे डीएनए में भी बताया हूँ, आरएनए के स्ट्रक्चर में भी बताया हुआ। आगे बढ़ते हैं। It contain and carries codons from DNA to the cytoplasm and finally becomes attached to ribosomes. राइबोसोम से अटैच होकर के वही प्रोटीन संश्लेषण, यही थ्योरी लिखी गई है। मैसेंजर आरएनए forms a template for protein synthesis. Normally it carries the codons of a single complete protein molecule, और इस तरह के जो क्या होते हैं उसको बोलते हैं मोनोसेंट्रिक। ठीक है, सॉरी मोनोसिस्टोनिक किसको कहा जाता है? मैसेंजर आरएनए फॉर्म्स ए टेम्पलेट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। नॉर्मली इट कैरीज द कोडोन्स ऑफ ए सिंगल कंप्लीट प्रोटीन मॉलिक्यूल। मतलब यहाँ पर नोट कीजिए इस पॉइंट को, सिंगल कंप्लीट प्रोटीन मॉलिक्यूल के लिए जो यूज होगा उसको हम बोलेंगे मोनोसेंट्रिक, और वहीं पर सिंगल की जगह बहुत सारे अगर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो के अंदर जो कैरीज करेगा उसको हम बोलेंगे पॉलीसिस्टोनिक। अंडरस्टैंड? तो आगे बढ़ते हैं। मैसेंजर आरएनए बियर्स ए कैप ऑफ मिथाइलेटेड ग्वानोसिन, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। 5 प्राइम एंड पर यहाँ पर इसमें जो है मिथाइलेटेड ग्वानोसिन बियरिंग होती है। बियरिंग का मतलब प्रेजेंट होता है, प्रोसेस। आगे बढ़ते हैं। लीनियर स्ट्रक्चर विद यूरेसिल बेस। इसके अंदर ये जो मैसेंजर आरएनए होता है ये एक लीनियर स्ट्रक्चर, एकदम सीधा सा स्ट्रक्चर है जिसमें यूरेसिल बेस होता है और ग्वानोसिन अटैच होता है इसमें 5 प्राइम एंड पर। करेक्ट। और इसके अलावा इट हैव कोड्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। मैसेंजर आरएनए में क्या होते हैं? कोड्स होते हैं प्रोटीन संश्लेषण के लिए। और कोड्स क्या है? एक 3 न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस होता है जो कि स्पेसिफिक एमिनो एसिड्स के लिए कोडेड रहता है। बस इतनी सी बात है, बाकी ये सारा हमने नोट कर लिया है। अब हेडिंग डालेंगे ट्रांसफर आरएनए। सबसे पहले आप इसको नोट करें दोस्तों, हेडिंग डालीजिए ट्रांसफर आरएनए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैसेंजर आरएनए के बाद अब हम थोड़ा ट्रांसफर आरएनए के बारे में भी पढ़ लेते हैं। दोस्तों ट्रांसफर आरएनए जो होता है, नाम से ही आपको पता चल रहा है किसी चीज़ के ट्रांसफर होने की बात की जा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ये क्या करता है, ये मैसेंजर आरएनए जो होता है उसके कोड्स को पढ़ करके उसी तरह का जो कोड होगा, हर कोड पर एक स्पेसिफिक एमिनो एसिड्स होता है। हर एक कोड जो होता है वो एक स्पेसिफिक एमिनो एसिड्स के लिए होता है। जैसे सपोज करो लाइसिन के लिए है, तो ये क्या करेगा, अपने 3 प्राइम एंड से लाइसिन को ऐड करके वहां पर प्रोटीन संश्लेषण के लिए लेकर आएगा। तो इसका काम क्या होता है? एमिनो एसिड्स को लाना। ठीक है, मतलब ब्रिंग अप द एमिनो एसिड्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। सो इसीलिए आपको यहाँ पर थोड़ा नोट करना है। इसकी स्ट्रक्चर को भी मैं अभी आपको समझाऊंगा। एक क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर इसकी होती है। ये क्लोवर लीफ का एक मॉडल है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा इसी के थ्रू हम इजिली ट्रांसफर आरएनए को समझ सकते हैं। यही यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल मॉडल है। सो ट्रांसफर आरएनए हैज़ ऑल्सो कॉल्ड सोल्यूबल आरएनए। इसको हम सोल्यूबल आरएनए भी कहा करते हैं। रीज़न क्या है कि ये जो है 1m NaCl सॉल्यूशंस के अंदर इजिली सोल्यूबल हो जाता है। सो इट इज सोल्यूबल इन 1m NaCl, हेंस नोन एज सोल्यूबल आरएनए। ट्रांसफर आरएनए फॉर्मेड इन ऑन ट्रांसफर tRNA जीन ऑफ डीएनए। दोस्तों सबसे पहले तो ये तीनों की तीनों, मैं यहाँ पर सिर्फ ट्रांसफर आरएनए की नहीं बात कर रहा हूँ, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए या ट्रांसफर आरएनए, तीनों के तीनों जो है डीएनए से ही ट्रांसक्राइब होते हैं और एक स्पेसिफिक साइट होती है इनके लिए। डीएनए के अंदर इसको ट्रांसक्राइब होने के लिए एक स्पेसिफिक साइट होती है। अंडरस्टैंड? आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफर आरएनए इज अ सिंगल स्टैंडर्ड एज टेक्स द शेप ऑफ क्लोवर लीफ। ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है, हालांकि देखने में आपको लगेगा सर ये डबल स्टैंडर्ड लग रहा है, बट दोस्तों ध्यान से देखें तो ये जो है इसका 3 प्राइम एंड है और ये घूम करके इस तरीके से ये जो है 5 प्राइम एंड पर खत्म हो रहा है। तो ये जो है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है और ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्ड, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ये इस तरीके से इसमें लूप्स में डिवाइड हो जाता है। ध्यान से देखेंगे क्या होता है, रीजन क्या है कि इसमें जो कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एडेनिन है, अगर वो यूरेसिल के सामने आ जाएगा तो क्या होगा, वहाँ पर डबल बॉन्ड या डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंडर्ड्स या कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस जो होते हैं वो आप सामने आने की वजह से यहाँ पर ये जो है आपस में इस तरीके से अट्रैक्ट हो जाता है और एक लूप्स लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इन लूप्स को हम यहाँ पर अच्छे से स्टडी करेंगे, इनका स्पेसिफिक फंक्शन होता है। जो आप देख रहे हैं, हर लूप का एक अपना स्पेसिफिक फंक्शन है प्रोटीन संश्लेषण के लिए। अंडरस्टैंड? आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान से देखेंगे।
Transfer RNA is formed on tRNA genes of DNA and transfer RNA is single stranded and taken as shape of clover leaf and it is smallest RNA. अगर आपसे पूछा जाए MCQs में कि सबसे स्मॉलेस्ट RNA कौन सा है तो आप कहेंगे ट्रांसफर RNA and bears only 73 to 93 न्यूक्लियोटाइड्स। ये जो है ज़्यादातर कितने न्यूक्लियोटाइड का मिलकर बना होता है 73 to 93 न्यूक्लियोटाइड का। अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं। द नेम ऑफ ट्रांसफर आरएनए इज अप्लाइड टू सेम सोल्यूबल आरएनए बिकॉज ऑफ इट्स रोल इन द ट्रांसफर ऑफ एमिनो एसिड्स। अंडरस्टैंड। एंड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। द नेम ऑफ ट्रांसफर आरएनए इज अप्लाइड टू सेम सोल्यूबल आरएनए बिकॉज ऑफ इट्स रोल इन द ट्रांसफर ऑफ एमिनो एसिड्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। और अब मैं आपको स्ट्रक्चर समझा देता हूं। दोस्तों देखो ध्यान से, ये जो आप देख रहे हैं ये आपको दिखाई दे रहा है 3 प्राइम एंड और ये है आपका 5 प्राइम एंड। ठीक है। जनरली क्या होता है, कई टीचर्स क्या करते हैं, इसके 3 प्राइम एंड को इधर से भी बना देते हैं। तो वहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना कि ज़रूरी नहीं है कि 3 प्राइम एंड इधर ही रहे, 3 प्राइम एंड इधर भी हो सकता है। वो अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग टीचर्स जो है इसको कोई 3 प्राइम एंड इधर कर देते हैं, 5 प्राइम एंड को उधर कर देते हैं। इसके अंदर आपको 3 लूप्स दिखाई दे रहे हैं, इसको हम टी लूप्स के नाम से जानते हैं या फिर इसको हम बोलते हैं GTPC लूप्स बोलते हैं, क्योंकि क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, स्यूडो यूरेसिल्स और स्यूडो यूरिडीन इसमें प्रेजेंट होता है। और इसको टी लूप इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें थाइमीन प्रेजेंट होता है। आपको याद हो मैंने क्या बताया था कि आरएनए के अंदर थाइमीन एब्सेंट होता है, लेकिन फिर मैंने ये भी बताया था कि एक ऐसा केस है जहां पर ट्रांसफर आरएनए के अंदर थाइमीन पाया जाता है, वो यही लूप है जिसमें थाइमीन को रिकॉर्ड किया गया। ठीक है। तो आप ये नहीं कहेंगे कि जनरल मतलब एकदम से थाइमीन प्रेजेंट नहीं होता, प्रेजेंट होता है, रेयरली प्रेजेंट होता है। ये जो सेकंड लूप आप देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं एंटी कोडोन लूप। दोस्तों इसमें एंटी कोडोन होते हैं और ये मैसेंजर आरएनए को कोडेड मैसेंजर आरएनए जो कोड होता है उसके बीच इंटरेक्शन होता है और फिर ये तुरंत पढ़ लेता है, ये तुरंत जो है पढ़ लेता है कि ये किस अमीनो एसिड्स की ज़रूरत है। वो जो है इस 3 प्राइम एंड पर अमीनो एसिड्स आकर के बाइंड कर जाता है। ठीक है। इसी तरीके से इसमें रीडिंग होती है। सो एंटी कोडोन एंड कोडोन इंटरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्रिंगिंग द स्पेसिफिक अमीनो एसिड सीक्वेंस ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस। पॉइंट को हमेशा नोट कर लेना कि एंटी कोडोन एंड कोडोन इंटरेक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमिनो एसिड्स को लाने के लिए। ठीक है। एमिनो एसिड की स्पेसिफिक एमिनो एसिड सीक्वेंस और ड्यूरिंग प्रोटीन संश्लेषण के दौरान। ठीक है। आगे ये जो डी लूप आपको दिखाई दे रहा है ये थर्ड है लूप, जिसको हम बोलेंगे डी लूप। इट हैज़ द डिहाइड्रोयूरेसिल बेस। इसमें जो है डिहाइड्रोयूरेसिल बेस होता है जिसकी स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये होता है इसकी स्ट्रक्चर। और ये जो आप सोच रहे होंगे ये जो एंटी कोडोन और कोडोन की जो रीडिंग होती है उसको भी आप हमेशा नोट करके रखना, क्योंकि MCQs में या कभी कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एंटी कोडोन की जो रीडिंग होती है वो किस तरीके से होती है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 3 प्राइम डायरेक्शन से 5 प्राइम डायरेक्शन की तरफ, और कोडोन की जो रीडिंग होती है वो 5 प्राइम डायरेक्शन से 3 प्राइम डायरेक्शन की तरफ होती है। चलिए दोस्तों लास्ट हेडिंग डालेंगे राइबोसोमल आरएनए, और इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे राइबोसोमल आरएनए की स्ट्रक्चर के बारे में और कैसे डीएनए से राइबोसोमल आरएनए बनता है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में फाइनली मैं एक बेसिक आइडिया आपको देने वाला हूं कि ये तीनों आरएनए मिल करके कैसे प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, कैसे प्रोटीन की एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। बट प्यारे दोस्तों यहाँ पर मैं ट्रांसलेशन का कंप्लीट मैकेनिज्म नहीं बताने वाला, क्योंकि बड़ा मैकेनिज्म है और काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है। उसके लिए एक अलग से हम वीडियो बना लेंगे, और मैंने बनाया हुआ भी है। राइबोसोम का अगर टॉपिक किसी ने देखा है मेरा तो वहाँ पर मैंने लास्ट में पूरा कंप्लीट मैकेनिज्म बताया है कि कैसे ट्रांसलेशन होता है, कैसे राइबोसोम की सब यूनिट्स आपस में आती हैं। ठीक है। तो और उसके बाद कैसे प्रोटीन का संश्लेषण या पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है। तो अभी हम यहाँ पर राइबोसोमल आरएनए के बारे में पढ़ते हैं, फिर मैं आपको बेसिक आइडिया देने वाला हूँ। देखो मैंने आपको क्या कहा था कि तीनों की तीनों जो आरएनए हो या मैसेंजर आरएनए हो या राइबोसोमल आरएनए हो या ट्रांसफर आरएनए हो, ये तीनों की तीनों जो है मेनली ये तीनों के तीनों आरएनए डीएनए से ही ट्रांसक्राइब होते हैं, तीनों की तीनों, और स्पेसिफिक पार्ट से। और डीएनए कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो आपने न्यूक्लियोसोम मॉडल में मैंने आपको क्या क्या बताया था, किस तरह से बताया था, आपको पता होगा कि दोस्तों ये जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम क्या है, एक कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए, डीएनए का एक कंडेंस फॉर्म। ठीक है। जैसे कि हमारे पास क्रोमोसोम है, इसमें जो डीएनए है कंडेंस हुआ है। सपोज करो ये क्रोमोसोम के इस पार्ट में, इस स्पेसिफिक पार्ट से ट्रांसफर आरएनए ट्रांसक्राइब हो रहा है, इस पार्ट्स में हमने मान लिया मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्राइब हो रहा है, और ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसमें हमने मान लिया कि ये राइबोसोमल आरएनए का एक स्पेसिफिक साइट है जहां से
राइबोसोमल आरएनए या स्पेसिफिक जीन है जहाँ से राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस होती है, करेक्ट, या ट्रांसक्राइब होता है। इसकी अगर स्ट्रक्चर को देखें तो आपको इसी तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जगह जगह से मुड़ी हुई स्ट्रक्चर है और जहाँ पर मुड़ी हुई है वहाँ पर लूप बन जाते हैं। और ये लूप कैसे बनते हैं देख सकते हैं, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस जो है वो आपस में एक दूसरे के सामने आमने सामने आ जाते हैं, जिसके कारण इसमें लूप्स का फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस के आपस में आ जाने के कारण, एक दूसरे से फेस करने के कारण जो है यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस ये जो है हाइड्रोजन बॉन्ड इनके बीच बन जाता है। तो ये है इसी तरह से स्ट्रक्चर है, ये 5 प्राइम एंड है, ये 3rd प्राइम एंड है राइबोसोमल आरएनए का। और राइबोसोमल आरएनए कहाँ पर पाया जाता है, राइबोसोम के अंदर पाया जाता है। और ये साइड पूरे टोटल राइबोसोम का 80% भाग है, मतलब सबसे ज़्यादा राइबोसोमल आरएनए एक सेल के अंदर पाया जाता है, अंडरस्टैंड। तो ये जो आप देख रहे हैं क्रोमोसोम, इसमें जो राइबोसोमल आरएनए का मैंने आपको क्या कहा कि यहाँ पर जो सिंथेसिस होती है, जिस डीएनए के जिस पार्ट में या क्रोमोसोम के जिस रीजन में राइबोसोमल आरएनए बनता है उसको हम बोलते हैं आरडीएनए, ठीक है। उस पार्ट को हम क्या कहेंगे, दोज पोर्शन ऑफ डीएनए विच फॉर्म राइबोसोमल आरएनए इज कॉल्ड आरडीएनए। और दिस राइबोसोमल डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल क्रोमोसोम्स। ये अगर ह्यूमन की हम बात करते हैं, ह्यूमन में टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, अगर हम पेयरिंग में बोले तो 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो उनमें जो 13, 14, 15, 21, 22 जो पेयर जो होता है, उसके अंदर आप ध्यान से देखेंगे, उसके अंदर जो है आपको दिखाई देगा राइबोसोमल आरएनए, ठीक है, सॉरी राइबोसोमल डीएनए, जो कि राइबोसोमल आरएनए को बनाता है, ठीक है। आरडीएनए जिसको बोला जाता है, आरडीएनए एक और मतलब होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, वो अलग टॉपिक है। लेकिन ये जो आरडीएनए है, इससे जैसे कि मैंने आपको बताया, इस आरडीएनए से आरआरएनए का सिंथेसिस होता है, ट्रांसक्राइब होता है। तो वो कैसे होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया ह्यूमन की यूकैरियोटिक सेल, जैसे कि आपको पता है ह्यूमन जो होता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर आता है, एनिमल सेल के अंदर। तो इसमें जो ये पाँचों के पाँचों जो क्रोमोसोम्स हैं, 13 पेयर 14 पेयर, तो ये पेयरिंग में है, इसका मतलब टोटल 10 साइट्स होंगे, ठीक है। और वो 10 साइट्स आपस में न्यूक्लियोलस में एक जगह कंडेंस हो जाते हैं, और कंडेंस होकर के वहीं पर एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन होता है, वहीं पर डीएनए का एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन होता है, सक्रिय ट्रांसक्रिप्शन, जिससे कि आरआरएनए फॉर्म होता है, राइबोसोमल आरएनए बनता है। अब ये जो राइबोसोमल आरएनए है, ये राइबोसोमल प्रोटीन के साथ मिल करके राइबोसोम के पार्टिकल्स बना लेते हैं, अंडरस्टैंड। आई होप आपको थोड़ा समझ में आ रहा हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर थोड़ा थियोरिटिकल भी नोट कर सकते हैं, इट अकर इन कॉम्बिनेशन विथ प्रोटीन एज राइबोन्यूक्लियोस प्रोटीन इन द माइनट राउंड पार्टिकल्स कॉल्ड राइबोसोम, है ना। वही बात है कि ये क्या करते हैं, राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोमल प्रोटीन आपस में मिल करके राइबोसोम का निर्माण करती है, स्ट्रक्चर बनाती हैं, जो कि मैं राइबोसोम के पार्ट में ऑलरेडी बता चुका हूँ। राइबोसोमल आरएनए मॉलिक्यूल में बी शॉर्ट, कम्पैक्ट, अब यहाँ पर आप देखेंगे, एंड कोइल और एक्सटेंडेड स्ट्रैंड्स, ठीक है। तो ये टोटल थोड़ा इन्फॉर्मेशन था राइबोसोमल आरएनए के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये तीनों के तीनों मिल करके प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। दोस्तों, जैसे ये हमारे पास डीएनए का पार्ट है, और डीएनए की इस स्पेसिफिक पार्ट, या आप कह सकते हैं इस जीन से आरआरएनए या राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस होती है, ट्रांसक्राइब होता है। और ये जो बीच वाला हमने पार्ट मान लिया मैसेंजर आरएनए का, यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन होता है। और नंबर 3rd वाला जो पार्ट है, वहाँ से हमने मान लिया कि ट्रांसफर आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो ये तीनों स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये है हमारा राइबोसोमल आरएनए, ये मैसेंजर आरएनए और ये ट्रांसफर आरएनए। अब ये क्या करेगा, ये जो हमारे पास राइबोसोमल आरएनए है, ये राइबोसोमल प्रोटीन, ये जो आपको डॉट डॉट दिखाई दे रहा है, ये राइबोसोमल प्रोटीन है, ये आपस में मिल करके राइबोसोम की जो स्ट्रक्चर बना लेंगी। ये स्मॉल सब यूनिट है, ये लार्ज सब यूनिट है, ठीक है। राइबोसोम बन चुका है। अब ये आ गया हमारा मैसेंजर आरएनए बन चुका है। तीसरी तरफ हमें क्या मिल गया, ट्रांसफर आरएनए। और ये हमारे पास एमिनो एसिड साइटोप्लाज्म के अंदर पड़े हुए हैं। तो एमिनो एसिड्स को कौन ब्रिंग करेगा, कौन उठा करके लाएगा प्रोटीन संश्लेषण के लिए, जहाँ पर प्रोटीन्स का सिंथेसिस होगा, वो करेगा ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए जो है अपने 3 प्राइम एंड से बाइंड करके प्रोटीन्स को लेकर आएगा और यहाँ पर लाकर रखेगा। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पर ये जो दोनों सब यूनिट्स आपको दिखाई दे रही हैं, स्मॉल सब यूनिट्स और लार्ज सब यूनिट, इनके बीच में आ जाएगा मैसेंजर आरएनए। और फिर उसके बाद वहाँ पर कोडिंग एंड डिकोडिंग, मतलब वहाँ पर रीडिंग चलेगी, ठीक है। जो कि मैं ये सारा टोटल ट्रांसलेशन का प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, ऑलरेडी मैं बता भी चुका हूँ इसको। तो ज़्यादा डिटेल की आप पिछली वीडियो देख सकते हैं राइबोसोम के लास्ट में आप, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, ये जो मेरा मैसेंजर आरएनए दिखाई दे रहा है, ये तो बाद में जो है धीरे धीरे साइटोप्लाज्म के अंदर हाइड्रोलाइज हो जाता है और यहाँ से प्रोटीन का चेन का एक सिंथेसिस हो जाता है, ठीक है। एक अब ये जो ट्रांसफर आरएनए होते हैं दोस्तों, एक इम्यूनो एसिड्स को उठा कर लाते हैं, मतलब ये स्पेसिफिक होते हैं। एक जो अमीनो एसिड्स है
है उसको लाने के लिए एक अलग से ट्रांसफर आरएनए आएगा, ठीक है। तो उस तरह से उठा कर लाकर यहाँ पर एक पॉलीपेप्टाइड चेन का सीक्वेंस बन जाता है, क्योंकि 2 अमीनो एसिड मिलकर के आपस में आपको पता है एक पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं और बहुत सारे अमीनो एसिड मिलकर के पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, और बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड मिलकर के एक प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाती है, फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर, फिर टर्सरी स्ट्रक्चर, जो कि मैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर में वो तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं, वो हमने केमिस्ट्री जूम वाले टॉपिक्स पर किया हुआ है, ठीक है। केमिस्ट्री भी आपका केमिस्ट्री आप पहले से ही जानते हैं कि केमिस्ट्री का भी एक चैनल है बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए, केमिस्ट्री जूम, आप वहाँ पर जाकर सर्च कर सकते हैं। सो ये पूरा था आरएनए का स्ट्रक्चर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया राइबोसोमल आरएनए या ट्रांसफर आरएनए, या इसके अलावा हमने डिस्कस किया मैसेंजर आरएनए के बारे में। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेल साइकिल के बारे में, मियोसिस माइटोसिस प्रोसीजर के बारे में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।